हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा लेकर आई हूँ। इस ड्रामे का नाम है व्हेन द फोन रिंग्स। एपिसोड 1 की शुरुआत एक शादी से होती है, जहाँ पर इस ड्रामे की फीमेल लीड हेजू अपने दूल्हे का इंतजार कर रही होती है और उतने में ही वहाँ पर सेयन आ जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर दुल्हन की तरह सजी क्यों बैठी हो? तुम्हें भी पता है कि ये जगह तुम्हारी नहीं है और वैसे भी हमारी शादी प्राइवेट तरीके से होगी, तो किसी को भी तुम्हारी पहचान के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, तो तुम ये सब कुछ उतार दो। तो ये जो अपने सारे कपड़े और गहने उतारने लगती है, लेकिन तभी सेयन कहता है कि क्या तुम्हारा मेरे सामने नंगा होने का इरादा है? अब रुक जाओ, ये कहकर उसे जैकेट पहना देता है और यहाँ पर सेयन हेजू को कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है, जो शादी का कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है, उन दोनों के बीच होता है कॉन्ट्रैक्ट। सेयन कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 3 बातें ही इम्पोर्टेंट है। पहला, दुल्हन डाइवोर्स के बारे में बात नहीं कर सकती, और दूसरा, इलेक्शन के बीच हम दोनों का डाइवोर्स कभी नहीं हो सकता। तीसरा, मेरी वाइफ कौन है, उसका क्या नाम है, वो क्या करती है, ये बातें कभी भी दुनिया के सामने नहीं आएगी। अगर दोनों पार्टी में से किसी भी पार्टी ने इस बात को डिस्क्लोज किया, उसे 2 मिलियन वॉन देना होगा। तो हेजू कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को जानकर उस पर साइन कर देती है। उसके बाद सेयन हेजू को रिंग पहनाता है और कहता है कि ये शादी एक समझौता है, इसे तुम कभी भी रियल शादी मत समझना, तुम मेरे पास सिर्फ एक हॉस्टेज के तौर पर रहोगी, ये बात याद रखना। एक्चुअली सेयन की शादी हेजू की बड़ी बहन हेना से होने वाली होती है, पर वो शादी से भाग जाती है। इस वजह से सेयन को हेजू से शादी करनी पड़ती है, क्योंकि ये शादी 2 अमीर परिवारों के बीच में होने वाली होती है, उनके और उनके फायदे के लिए, क्योंकि हेना के पापा डेली न्यूज के चेयरमैन होते हैं और सेयन के पापा एक प्रेसिडेंट होते हैं, और उन्हें अपने राजनीतिक राज्यों को बढ़ाने के लिए न्यूज वालों की जरूरत होती है, जो उनके बारे में सब कुछ अच्छा लिखे और उनका प्रचार प्रसार करे। यहाँ पर भी एक ट्विस्ट रहता है, जो हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। सेयन को तो पहले से ही पता था कि हेना शादी से भागने वाली है, क्योंकि वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए हेना ने सेयन को ब्लैकमेल भी किया था। अगर उसने उससे शादी से मना नहीं किया तो वो उसके खानदान का सारा काला चिट्टा वो दुनिया के सामने लेकर आएगी। तो सेयन ने तभी से ही हेजू से शादी करने का फैसला कर लिया था। सेयन का ये सब कुछ करने के पीछे क्या मकसद था, वो हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। और आगे इन दोनों की शादी तो हो जाती है, पर इन दोनों के बीच में पति पत्नी वाला कोई भी रिश्ता नहीं होता, और हेजू को भी सेयन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। पर हेजू की मॉम और सेयन की मॉम हेजू पर प्रेशराइज करते हैं कि वो सेयन के साथ अपने नए रिश्ते की शुरुआत करे और वो उसके साथ अपनी फैमिली को आगे बढ़ाए। तो बेचारी हेजू को मजबूरन उन लोगों की बात माननी पड़ती है और वो सेयन के साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करने की कोशिश करती है और अपनी फैमिली को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। उसे ये सब करने का जरा भी मन नहीं होता, पर अपनी फैमिली की वजह से वो ये सब कुछ करने लगती है। सेयन भी ये सब कुछ नोटिस कर लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें मेरे सामने ये सब कुछ नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। मेरी मॉम जो कहती है तुम्हें वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे प्लान का हिस्सा नहीं हो, इसलिए आइंदा से मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। तुम अपनी लाइफ जियो और मैं अपनी लाइफ जीऊंगा, क्योंकि यही तो हमारी डील हुई थी। और सेयन ये कहकर वहाँ से चला जाता है और इसी तरह 3 साल बीत जाते हैं और आगे कुछ किडनैपर्स एक सिटीजन को किडनैप कर लेते हैं और उसके बदले सरकार को एक बहुत बड़ी रकम मांगते हैं। इस केस को सेयन संभाल रहा होता है, वो एक प्रेसिडेंशियल स्पोक पर्सन होता है और वो हॉस्टेज नेगोशिएटर भी होता है, क्योंकि सेयन लोगों से इस तरह से डील करता है कि उन लोगों के पास सेयन की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं होता, और इसी वजह से सेयन पूरी कंट्री में पॉपुलर होता है। उसके बहुत सारे फैंस भी होते हैं और सेयन अपने काम में बहुत माहिर भी होता है। दूसरी तरफ है जो न्यूज चैनल में साइन लैंग्वेज का काम करती है और वो गूंगी है पर इंडिपेंडेंट भी होती है और उसे अपने काम से बहुत प्यार भी होता है, पर यहाँ के वर्कर्स उससे ज्यादा खुश नहीं होते और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हेजू किसी को कोई जवाब भी नहीं दे पाती, क्योंकि बेचारी बोल ही नहीं सकती। और आज हेजू अपनी माँ के साथ अपने सास से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर हेजू की सास हेजू से कह रही होती है कि बहुत जल्द इलेक्शन आने वाला है, इसलिए तुम अपना काम छोड़कर घर पर बैठ जाओ और अपने पति को सपोर्ट करो और अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के बारे में सोचो। हेजू की सासू माँ ये सारे बातें उसे कहकर और वहाँ से चली जाती है, पर हेजू की मॉम अपना सारा गुस्सा हेजू पर ही निकालती है। कहती है कि तुम अपने पति को अपने काबू में नहीं कर पाई, इस वजह से तुम्हारी सासू माँ मुझे इतनी सारी बातें सुनाकर चली गई, और पता नहीं कब तुम्हें समझ में आएगा। तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए और अभी तक तुम्हारा कोई भी बच्चा नहीं है। अगर तुम इसी तरह की हरकतें करती रहोगी ना, तुम्हारे हाथों से सब कुछ चला जाएगा। और
और तुम देखते ही रह जाओगी। हेजू अपनी मॉम की सारी बकवास सुन लेती है क्योंकि इसकी मॉम को इस बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि उसकी बेटी इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्हें तो बस पैसे, पावर और स्टेटस से मतलब होता है। आगे हेजू अपनी मॉम की सारी बकवास सुनकर घर जा रही होती है, लेकिन तभी हेजू को पता चलता है कि उसकी कार को किसी ने हैक कर लिया है। तो हेजू अब बहुत ही परेशान हो जाती है कि अब वो इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलेगी। वो किसी तरह अपनी गाड़ी को रोक लेती है। तभी सामने से एक किडनैपर आकर उसकी गाड़ी में घुस जाता है। उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसे गाड़ी स्पीड चलाने के लिए कहता है। तो बेचारी हेजू डर के मारे उसकी बात को मान लेती है और वो गाड़ी को स्पीड में चलाने लगती है। आगे वो किडनैपर सेहान को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसने उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया है। अगर उसने उसकी बात को नहीं मानी तो वो उसकी वाइफ को जान से मार डालेगा। तो सेहान उस किडनैपर की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और उसे लगता है कि ये एक स्पैम कॉल है। उसे लगता है कि वो किडनैपर उससे झूठ बोल रहा है। तभी सेहान का फोन स्विच ऑफ होता है तो वो जल्दी से फोन को चार्ज करता है। तो सीधा हेजू के बारे में पता लगाने के लिए उसकी मॉम को कॉल करता है। तो उसे पता चलता है हेजू कुछ देर पहले अपने मॉम के साथ थी और वो अब घर जा रही है। ये बात सुनकर सेहान राहत महसूस करता है और उसे यकीन हो जाता है कि उसकी वाइफ खतरे में नहीं है। लेकिन फिर भी वो हेजू की गाड़ी को ट्रेस करवाता है ताकि वो सब कुछ कंफर्म कर सके कि सब कुछ ठीक है। आगे वो किडनैपर फिर से सेहान को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसकी वाइफ उसके कब्जे में है। तो सेहान उस किडनैपर की बातों को नहीं मानता और वो किडनैपर उसे कहता है, क्या तुम्हें अपनी वाइफ से प्यार नहीं है? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हारी वाइफ मेरे कब्जे में है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या मैं तुम्हारी वाइफ को जान से मार डालूं? तो सेहान कहता है कि इस दुनिया में किसी को भी नहीं पता कि मेरी वाइफ कौन है और तुम मुझे कह रहे हो कि तुम मेरी वाइफ को जानते हो। क्या तुम्हें सुबह से कोई और बेवकूफ बनाने के लिए नहीं मिला क्या? मैं ही मिला हूँ क्या? मुझे पता है कि तुम एक फ्रॉड हो और तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी चाल में बिल्कुल भी नहीं फंसूंगा। पर वो किडनैपर कहता है कि भले ही इस पूरी दुनिया को तुम्हारी वाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता हो, पर मुझे पता है कि तुम्हारी वाइफ कौन है। अगर तुमने मेरी बातों को नहीं माना तो मैं तुम्हारी वाइफ को जान से मार डालूंगा। तो सेहान कहता है कि फिर तो तुम मेरी वाइफ को जान से मार डालो। और सेहान कहता है कि जब तुम मेरी वाइफ का काम तमाम कर दोगे तो उसकी लाश को मेरे घर पर छोड़ देना, ठीक है? ये कहकर सेहान कॉल कट कर देता है। वो किडनैपर तो सेहान की इस तरह से बातें सुनकर पूरी तरह से पगला जाता है और अपना सारा गुस्सा हेजू पर निकाल देता है और कहता है कि तुम्हारा पति तो पूरा पागल है और उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुम जियो या फिर मरो, तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका बाहर कोई अफेयर चल रहा हो और वो तुमसे प्यार ही नहीं करता? वैसे जो भी हो, मैं तो ये सब कुछ पता लगा कर ही रहूंगा। इधर हेजू तो सेहान की ऐसी बातें सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है कि सेहान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिए या मरे। और हेजू को इसी बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और हेजू इसी चक्कर में जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और हमें यही पर पता चलता है कि हेजू बोल सकती है, वो गूंगी बिल्कुल भी नहीं है और वो बहुत गुस्से से गाड़ी चलाने लगती है। वो इतनी स्पीड में गाड़ी चलाती है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इस चक्कर में उस किडनैपर को चोट लग जाती है। वो बेहोश हो जाता है और हेजू यही मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन हेजू भागने से पहले उस किडनैपर के फोन को लेकर भाग जाती है और घर जाकर खुद को फ्रेशन अप करती है और अपने चोटों पर दवाई लगा लेती है। दूसरी तरफ सेहान जल्दी से घर पहुंचता है और घर में जब हेजू को सही सलामत देखता है तब उसे राहत महसूस होता है। जिसके बाद सेहान हेजू को बताता है कि आज मुझे एक प्रैंक कॉल आया था और वो कह रहा था कि उसने मेरी वाइफ को किडनैप कर लिया है। और सेहान ये सारी बातें हेजू के सामने करने लगता है और हेजू को बहुत ही गुस्सा आने लगता है क्योंकि सेहान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिए या मरे। आगे सेहान हेजू को कुछ कहने वाला होता है, लेकिन उतने में उसे दूजे का कॉल आता है और दोजे उसे बताता है कि आपने मुझे जो नंबर ट्रेस करने के लिए दिया था उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है क्योंकि वो एक प्राइवेट नंबर है। जब तक उस प्राइवेट नंबर से 10 मिनट तक बात नहीं की जाती तब तक उस प्राइवेट नंबर को ट्रेस नहीं किया जा सकता। इसलिए जब आपको अगली बार उस किडनैपर का कॉल आए तो आप कम से कम अगली बार उस किडनैपर के साथ 10 मिनट तक बात जरूर कीजिएगा क्योंकि तभी हम उसे ट्रेस कर पाएंगे। सेहान कहता है कि ठीक है। तो दोजे पूछता है कि सर आपकी वाइफ कैसी है, वो ठीक तो है ना? तो सेहान दोजे से कहने लगता है कि तुम्हें पता तो है ना, मैंने अपनी वाइफ को पूरी दुनिया के सामने इसीलिए नहीं लेकर आया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी वाइफ की जान खतरे में पड़े, क्योंकि मैं खतरों से घिरा हुआ रहता हूँ और पता नहीं कब कौन कहाँ से मुझ पर हमला करे और इन सब में मेरी वाइफ ना पिस जाए। इसलिए मैं उसे पूरी दुनिया के सामने से छुपा कर रखता हूँ ताकि मैं उसे बिल्कुल सेफ रख सकूँ। तो दोजे कहता है कि मैं समझता हूँ सर, आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आगे सेहान हेजू के पास जाता है और उसे कहता है कि कल एम्बेसडर की पार्टी है
और एम्बेसडर की वाइफ बहरी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस पार्टी में तुम मेरे साथ चलो, वाइफ के तौर पर नहीं बल्कि साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के तौर पर, क्योंकि एम्बेसडर की वाइफ बहरी है और उन्हें हमारी बात समझाने के लिए एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की जरूरत है। इसलिए कल शाम 6 बजे तक तैयार हो जाना। सेयोन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो दोनों पार्टी में जाते हैं और वहाँ के सारे लोग उन दोनों को एक साथ देखकर ये समझने लगते हैं कि वो दोनों कपल्स हैं। तो सेयोन हेजू से कहता है कि यहाँ पर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी वाइफ हो। अगर ये बात बाहर आई तो तुम्हें पता है कि आगे क्या होगा। जिसके बाद वो दोनों साथ में मिलकर एम्बेसडर के पास जाते हैं और उन्हें जाकर हाय हेलो कहते हैं और एम्बेसडर उन दोनों को एक साथ देखकर उन्हें कपल ही समझ लेते हैं। लेकिन तभी हेजू उन दोनों की गलतफहमी को क्लियर कर देती है और उन्हें ये बताती है कि हम दोनों तो सिर्फ साथ में काम करते हैं, हम दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। तो एम्बेसडर ये बात सुनकर थोड़ा निराश होते हैं और कहते हैं कि कभी हमें अपनी वाइफ से तो मिलाओ। तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए लेकिन आज तक कभी भी किसी ने तुम्हारी वाइफ को भी नहीं देखा और ना ही तुम्हारी वाइफ के बारे में कोई भी न्यूज आती है। तो सेयोन एम्बेसडर को ये बताता है कि मेरी वाइफ मेरी कमजोरी है और आपको भी पता है कि मैं कौन सा काम करता हूँ और इस काम में कितना रिस्क है और मुझे उसकी सेफ्टी की फिक्र है। और एम्बेसडर को सेयोन की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो अपनी वाइफ की सेफ्टी के लिए इतना पॉजिटिव है। पर हेजू को सेयोन की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो उसकी वाइफ होते हुए भी पूरी दुनिया के सामने ये नहीं बता सकती कि वो उसकी वाइफ है। और हेजू यही सब सोचकर बहुत ड्रिंक करती है। तभी सेयोन आता है और उसे कहता है कि तुमने बहुत ड्रिंक कर लिया है, अब बस भी करो। तो हेजू कहती है कि मेरा काम खत्म हो गया है, क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? तो सेयोन कहता है कि अभी तुम कहीं भी नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ ही रहोगी, तो इसीलिए चुपचाप यहीं पर रहो। तो हेजू को सेयोन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पर हेजू सेयोन से कहती है कि तुम पूरी दुनिया को ये दिखाते हो कि तुम्हें मेरी सेफ्टी की फिक्र है, इसलिए तुम मुझे पूरी दुनिया के सामने लेकर नहीं आते। लेकिन ऐसा नहीं है, तुम एक नंबर के कायर और बुज़दिल हो, क्योंकि वो लोगों का सामना नहीं कर सकता क्योंकि उसकी वाइफ गूंगी है। हेजू सेयोन को बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है और सेयोन उसे बस देखते ही रह जाता है। आगे कुछ देर बाद सेयोन को फिर से उसी किडनैपर का कॉल आ जाता है। तो सेयोन फिर से उस किडनैपर को हल्के में लेने लगता है और उसे यही लगता है कि वो किडनैपर फिर से उसे बेवकूफ बना रहा है। तभी वो किडनैपर उसकी वाइफ के बारे में उसे सब कुछ बताता है कि उसकी वाइफ कोई और नहीं बल्कि हेजू है और उसकी शादी पहले हेजू की बड़ी बहन हेना से होने वाली थी, लेकिन हेना शादी से भाग गई। तो डेली न्यूज के चेयरमैन ने अपनी बड़ी बेटी की जगह अपनी छोटी बेटी की शादी तुमसे करवा दी ताकि वो 2 परिवारों के बीच के पार्टनरशिप को बरकरार रख सके। जब सेयोन ये सारी बातें सुनता है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है कि आखिरकार इस किडनैपर को इतनी सारी बातें कैसे पता चल गई, जबकि इस बारे में तो किसी को भी कुछ नहीं पता। तो सेयोन कहता है कि मेरी वाइफ से दूर रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो किडनैपर कहता है कि आज तो तुम्हें अपनी वाइफ की बड़ी फिक्र हो रही है, कल क्या हो गया था। और यहाँ पर वो किडनैपर वो सारी बातें बताता है जो उसने कल हेजू के साथ किया था। सेयोन ये सारी बातें सुनता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि वो हेजू को प्रोटेक्ट नहीं कर सका और इसी वजह से सेयोन अपने हाथों को भी जख्मी कर लेता है और उस किडनैपर से कहता है कि आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो। वो किडनैपर कहता है कि तुमने हेजू से शादी हेना की वजह से की थी और जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम्हारी लाइफ में हेजू की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है और ना ही तुम्हें उसकी कोई जरूरत है, तो तुम उसे छोड़ दो। तो सेयोन कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा और एक बात अपने भेजे में डाल लो, जिस दिन मैं तुम्हें पकड़ लूंगा उस दिन मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद किडनैपर 10 मिनट पूरे होने से पहले ही फोन को कट कर देता है। सेयोन पागल हो जाता है और तभी हमें पता लगता है कि वो किडनैपर कोई और नहीं बल्कि हेजू ही है। हेजू ही किडनैपर का फोन का इस्तेमाल करके सेयोन को धमकी दे रही होती है कि वो उसे छोड़ दे। 10 मिनट होने से पहले ही कॉल कट कर देने के बाद हेजू जब बाहर निकलती है तो उसे सामने ही सेयोन नजर आता है। सेयोन को देखकर वो बच निकलने की सोचती है लेकिन सेयोन उसे देख लेता है, जिसके बाद सेयोन हेजू को वहीं पर रुकने के लिए कहता है और इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, नेक्स्ट पार्ट देखना है तो कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।